नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं यूरिटेरिया टेस्ट सीरीज जो चलाया जा रहा है सीडीपीओ एंड 67वीं बीपीएससी के लिए ऑफलाइन माध्यम में पटना में। तो इसका हम आप लोग को ऑनलाइन सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो यह टेस्ट नंबर 3 है फ्रेंड। टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 का मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सॉल्यूशन दिया है। इसी तरह का इनके 10 टेस्ट हैं और 10 टेस्ट का आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पे इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो यह जो टेस्ट हुई थी वो 22 सितंबर को हुई थी। तो इसका हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। साथ में आप इसके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप इस टेस्ट से अपना टेस्ट दीजिए और यहां से आप आकर के इसके आंसर को मिला सकते हैं। तो बिना आप 1000 रुपये दिए आप इस टेस्ट को यहाँ पर से आसानी से दे सकते हैं। साथ में इस पीडीएफ जो मुझे प्राप्त हुआ था वह एक यूट्यूब चैनल जो मेरे के कहा जाए तो भाई के समान ही एक दोस्त मिले, जिनके द्वारा पीडीएस कैंपस नाम से कोई यूट्यूब चैनल है, तो उनके द्वारा हमें यह पीडीएफ प्राप्त हुआ। तो एक बार जाकर के आप उनके चैनल को भी जरूर चेकआउट करें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं जब उनसे बात किया फ्रेंड तो काफ़ी उनका स्वभाव मुझे पसंद आया। तो एक बार आप जाकर के उनके चैनल को जरूर विजिट करें। तो चलिए हम टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं फ्रेंड। आप लोगों से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं बीपीएससी के लिए तो अभी आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम हो सकता है, क्योंकि अभी अनअकैडमी पर आपको 10% के साथ साथ आपको 1000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो आप अभी अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो 12,800 रुपये आपकी प्राइस है, जो आप चाहें तो इसको ईएमआई के रूप में भी पे कर सकते हैं। और स्पेशल प्राइस की अगर बात करें तो अभी इसका स्पेशल प्राइस चल रहा है 11,800 रुपये। और इसके अगर फाइनल प्राइस की बात करें फ्रेंड तो 10,620 रुपये आपको प्राइस चल रहा है। तो इसका आपको प्राइस में 10% का डिस्काउंट और साथ में 1000 रुपये आप कैसे सेव कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा और वह कोड है कन्हैया10। कन्हैया10 जैसे ही आप कोड यूज करेंगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में आपको अभी तत्काल में 1000 रुपये का आपको छूट भी देखने को मिलेगा। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यह सब्सक्रिप्शन आपके 24 महीने के लिए होगा। आप 12 महीने का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। प्री और मेंस दोनों में आप लोग का काम करेगा। एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, आंसर राइटिंग कर सकते हैं, फ्री क्लासेस देख सकते हैं और लाइव कोचिंग भी वहाँ पर चलते रहते हैं। और प्रत्येक जो टीचर होते हैं वह एक सब्जेक्ट में कहा जाए तो स्पेशली रूप से उनका ध्यान होता है। तो एक स्पेशल आपको टीचर भी मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो अनअकैडमी को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस भी मिलेंगे, उसके लिए आप हमारे कोड को यूज कर सकते हैं कन्हैया10। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम अब टेस्ट सीरीज की ओर बढ़ते हैं। तो टेस्ट नंबर 3 का जो पहला प्रश्न है फ्रेंड वह यह है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया गया था। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय 2 नवीन कर लगाए थे। पहला जो कर था वह चराई कर था तथा दूसरा जो कर था वह गढ़ी कर था। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, वहीं गढ़ी कर था वह झुग्गी एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपने सेना में स्थान दिया था। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय ने सबसे पहला शासक हुआ विजयनगर साम्राज्य का जिन्होंने अपने सेना में मुस्लिमों को शामिल किया था फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान के शासन काल में बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। तो हसन गंगू ने सन 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। और उस समय अगर दिल्ली शासन की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली में शासन कर रहा था और उसी के समय में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह से लिया है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह से ही जो इनका जो आनंद मठ है वह सन्यासी विद्रोह के ही कथानक से लिया गया है। और यह जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो रचना किया गया था वह सन 1882 में इन्होंने आनंद मठ नामक पुस्तक लिखा था और वहीं से सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान वंदे मातरम को भी लिया गया है।
तो इसको एक बार आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 1857 के क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा तात्या टोपे। कानपुर में अगर बात करें तो कानपुर से नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे और कानपुर में यह जो विद्रोह शुरू हुआ था फ्रेंड वह 5 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ और वहां से नाना साहब की ओर से तात्या टोपे इनका नेतृत्व कर रहे थे, जिनका अगर वास्तविक नाम की बात करें तो रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन 1857 के क्रांति में भाग नहीं लिए थे? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे जितने भी शासक दिए हुए हैं जैसे कश्मीर के शासक गुलाब सिंह, हैदराबाद के नवाब सलारगंज एवं ग्वालियर के सिंधिया एवं भोपाल के बेगम, ये सभी ने 1857 के क्रांति में भाग नहीं लिया था। क्योंकि आपको पता होगा 1857 के क्रांति से अधिकतर जो शासक वर्ग था और बुद्धिजीवक वर्ग वह दूर रहा था और इनमें यह सभी शामिल हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा सन 1860 में। सन 1860 में विल्सन द्वारा पहली बार आयकर लगाया गया था और पहली बार बजट भी इसी समय पेश किया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा नहीं की गई थी? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा भारतीय ब्राह्मण समाज। भारतीय ब्राह्मण समाज की स्थापना सन 1866 में केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था और बाकी जितने भी सोसाइटियां हैं जैसे आत्मीय सभा, वेदांत सोसाइटी और वेदांत कॉलेज, इस सारे की स्थापना राजा राममोहन द्वारा ही किया गया था फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर फ्रेंड। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वह कौन थे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा विरजानंद, इसके सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देवबंद आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा सन 1866, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सत्र चल रहा था उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहाँ थे? तो यह थे कलकत्ता में फ्रेंड। कलकत्ता में इसलिए थे क्योंकि इंडियन एसोसिएशन की जो पहली बैठक हुई थी वह 1883 में हुई थी और इसका जो दूसरा बैठक हुआ था वह सन 1885 में हुआ था और यह कलकत्ता में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही कर रहे थे। तो इसलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे वह कांग्रेस के स्थापना सभा में शामिल नहीं हो पाए थे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा सन 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में यह चुना गया था फ्रेंड। और ये जो पहले अध्यक्ष जो चुने जाने वाले जो व्यक्ति हुए थे वह हुए थे एनी बेसेंट, पहले व्यक्ति हुए थे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राज्य भक्त सभा की स्थापना की थी? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने जो इसकी स्थापना की थी फ्रेंड वह सन 1888 में संयुक्त भारतीय राज्यसभा की स्थापना की थी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। दरअसल यह हुआ था कि स्वदेशी आंदोलन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में कुछ बातों को लेकर के विरोध हो गया था और विरोध इस बात को लेकर हुआ था, कांग्रेस का जो नरम दल था वह चाह रहा था कि यह जो स्वदेशी आंदोलन है केवल और केवल बंगाल के अंदर चले, जबकि जो गरम दल था वह यह चाह रहा था कि यह जो आंदोलन है वह बंगाल के बाहर और पूरे देश में चले। तो इन दो बातों को लेकर के इन दोनों में विवाद हो गया। कालांतर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, गरम दल और नरम दल। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी?
तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा मंडाले में इसकी रचना की गई थी। देखिए हुआ यह था कि सन 1908 में जब बाल गंगाधर तिलक ने अपना एक समाचार पत्र केसरी निकाला, तो केसरी को पढ़ करके अंग्रेजों को लगा कि यह जो है वह कहीं न कहीं राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला पत्र है, तो इनको वह जेल में डाल दिए थे। और जो जेल था फ्रेंड वह मांडले में था, और यहीं पर रह करके उन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी। उसी में से एक पुस्तक था गीता रहस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड, किसने कहा था कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है और समय का तकजा है कि बाप या पालक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे। भारतीय जनता को अपना हक लेना ही पड़ेगा, इसका उन्हें पूर्ण अधिकार है। तो यह जो कहे थे फ्रेंड वह कहे थे आपके बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा स्वामी सच्चिदानंद ने। और यह जो अधिवेशन हुआ था वह सन 1936 में लखनऊ में संपन्न हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी मार्च में सर्वाधिक थी? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा गुजरात। गुजरात से अगर बात करें तो कितने सत्याग्रहियों ने भाग लिया था? तो 31 सत्याग्रहियों ने भाग लिया था। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र का आता है जिसमें से 13 सत्याग्रही भाग लिए थे। उत्तर प्रदेश से अगर बात करें तो 8, पंजाब से अगर बात करें तो 3, और बिहार से अगर बात करें तो बिहार से 1 सत्याग्रही इसमें भाग लिया था। अगला है, घरसना नामक गोदाम पर धावे का लोमहर्षक विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया था? तो इसका हो जाएगा बेव मिलर। बेव मिलर ने घरसाना गोदाम पे धावे का अपने समाचार पत्र में वर्णन किया था। दरअसल यह हुआ था फ्रेंड कि सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में 21 मई 1930 को घरसाना नामक गोदाम पे धावा बोला गया था। इसमें से इसका जो विवरण है वह बेव मिलर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और बेव मिलर ने यह बताया था कि वह अपने जीवन में इतना आक्रामक एवं असंख्य विद्रोह अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी? तो यह जो सही उत्तर हो जाएगा वह सरोजिनी नायडू हो जाएगा। सरोजिनी नायडू ने न केवल महात्मा गांधी को बल्कि इरविन को भी एक महात्मा का संज्ञा दिया था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 22, उस भारतीय का नाम क्या था जो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सन 1931 में हुआ था और यह महात्मा गांधी उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता के रूप में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घनश्याम दास बिरला। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। आपको पता होगा विंस्टन चर्चिल के अगर शासनकाल की बात करें तो यह सन 1940 से लेकर के फ्रेंड सन 1945 तक यह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रहे थे। और विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर भी पुकारा था। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहां पर नज़रबंद रखा गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आगा खां पैलेस में। आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को नज़रबंद करके रखा गया था। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यह मैं जो अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ फ्रेंड वह रात के 12 बजे कर रहा हूँ। तो रात के 12 बजे इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिन में समय नहीं मिला था, मैं मीटिंग में बिजी था। तो इसके लेकर के मैं यह वीडियो है वह रात के बना रहा हूँ। तो आप लोगों से अनुरोध है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है और कुछ हेल्प मिलता है
तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही है वो हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र ने किस ताम्रपत्र अभिलेख तुरुष्कदंड नामक में किसकी चर्चा मिलती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा मनेर के अभिलेख में। मनेर के अभिलेख में इसकी चर्चा मिलती है। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि तुरुष्कदंड आखिर होता क्या था। तो तुरुष्कदंड एक प्रकार का जजिया होता था फ्रेंड, और यह जो लिया जाता था वह मुस्लिम जनताओं से लिया जाता था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अबुल फजल के आईने अकबरी के अनुसार बिहार सूबा को कुल कितने प्रांतों में बांटा गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह 7 प्रांतों में बांटा गया था, और यह जो प्रांत थे वह थे बिहार, मुंगेर, तिरहुत, हाजीपुर, रोहतास, चंपारण एवं सारण। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आशा सहाय किससे संबंधित थी? तो आशा सहाय जो संबंधित थी फ्रेंड वह आज़ाद हिंद फौज से थी। अगर हम बात करें आशा सहाय के बारे में, तो आशा सहाय सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, और यह एक नर्सिंग कोर के सदस्य के रूप में शामिल हुई थी। 1946 में जब यह जापान से वापस लौटी तो इनका जो मुख्य योगदान रहा वह महिलाओं को हथियार का प्रशिक्षण देने में इनका मुख्य योगदान रहा था। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, दांडी मार्च में भाग लेने वाले बिहार के एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिधारी चौधरी। गिरिधारी चौधरी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है, पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कब किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सन 1956 में इसका इनके द्वारा औपचारिक अनावरण किया गया था। अगर अनौपचारिक की बात करें तो अनौपचारिक जो अनावरण था वह पहले ही कर दिया गया था, और यह जो किए थे वह किए थे जयराम दास दौलत राम ने इसका अनौपचारिक अनावरण किया था। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मिलान करने को लेकर के हैं। इसमें अगर हम देखें तो मालदीप और मनिकाय के जो मध्य में है वह है 8 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप एवं मनिकाय के बीच में है वह 9 डिग्री चैनल है, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के जो बीच में है वह 10 डिग्री चैनल है, और दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच में डंकन पास है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत में सबसे अधिक कोयला निम्न में से किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है फ्रेंड वह गोंडवाना टाइप के चट्टानों में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित पहाड़ी निम्न में से कौन सी है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा फ्रेंड इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ियाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा, और यह भारत के दक्षिणतम भाग में स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस नदी का उद्गम स्थल चोमायांग गुड ग्लेशियर है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका सिंधु नदी। सिंधु नदी का यहाँ पर से उद्गम होता है फ्रेंड, और सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वह मानसरोवर झील से होता है, और वहाँ पर एक ग्लेशियर है जिससे बोला जाता है चोमायांगडुंग। इसका अगला अगर नाम की बात करें फ्रेंड तो इसका जो अगला नाम है वह है बोखार चूहिमानी। बोखार चूहिमानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की कौन सी शाखा उत्तरदायी है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा पश्चिमी जेट प्रवाह। पश्चिमी जेट प्रवाह इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्यों गलत हो जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, तो बिल्कुल सही है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना एवं जैविक पदार्थों की बहुलता होती है, तो यह बात तो गलत है, क्योंकि इसमें जैविक पदार्थों की बहुलता नहीं होती है, ना ही इसमें नाइट्रोजन की बहुलता होती है। इसमें समानतः लोहे एवं एल्युमिनियम की कमी होती है, तो यह भी बात बिल्कुल गलत है फ्रेंड। और इसका सर्वाधिक विस्तार है वह केरल, महाराष्ट्र एवं असम में है, तो यह सही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी है वह सही है, इसलिए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर निर्मित है फ्रेंड,
और अगर बात करें झेलम नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपकी झेलम है वह सिंधु की सहायक नदी है और यह है वह पीर पंजाल के वेरीनाग झील से यह निकलती है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा पश्चिम बंगाल से होकर के नहीं गुजरती है। अगर भारत से बात करें तो भारत से कौन कौन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर के कर्क रेखा यहाँ पर से गुजरती है फ्रेंड। तो यहाँ पर से बिहार से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है, सॉरी फ्रेंड, मैंने पश्चिम बंगाल बोल दिया था। पश्चिम बंगाल से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, बिहार से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की अगर बात करें तो गुजरात का स्थान आता है, उसके बाद असम का स्थान आता है और उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है फ्रेंड। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसमें जातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जातीय जैव विविधता पाई जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कर्नाटक के शीर्ष भंडारित सर्वोत्तम किस का चुंबकीय लौह अयस्क मैग्नेटाइट है, यह कर्नाटक के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यह जो पाया जाता है वह सभी जगहों पर पाया जाता है। यह तो बाबा बुदुन में भी पाया जाता है, केंद्रमुख में भी पाया जाता है और अन्ना दुर्गा में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही हो रहे हैं, ये इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है निम्न में कौन दक्षिणी अमेरिका देश का भू अवशिष्ट यानी कि स्थल रुद्ध देश है, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराग्वे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में 2 स्थल रुद्ध देश है। पहला तो देश हो गया पराग्वे तथा दूसरा स्थल रुद्ध देश है वह है बोलिविया, इसका दूसरा स्थल रुद्ध देश है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है किस तारे की नाभिकीय संलग्न की क्रिया के फलस्वरूप अंततः कौन सा तत्व बनता है, तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन। आयरन है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा होमीसिमल लाइन। होमीसिमल लाइन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है गलत मिलान की सही पहचान करें, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलकनंदा और पिंडार का संगम है वह रुद्रप्रयाग कहा जाता है। तो बिल्कुल यह गलत बात है फ्रेंड, क्योंकि अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम है वह रुद्रप्रयाग के रूप में जाना जाता है, ना कि पिंडार का संगम। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत निम्न में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इरिट्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा हाजीपुर। कई लोगों को यह लग रहा होगा कि हाजीपुर है वह गंगा के तट पर ही स्थित है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है फ्रेंड। हाजीपुर है वह गंडक नदी के तट पर स्थित है, ना कि गंगा नदी के तट पे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा NH-31। NH-31 है वह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और सबसे अगर छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा NH-28A। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार से सबसे कम जनसंख्या एवं सबसे अधिक घनत्व वाला जिला क्रमशः कौन सा है, तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा शेखपुरा और शिवहर। शेखपुरा की अगर बात करें तो शेखपुरा है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, वहीं पर अगर शिवहर की बात करें तो शिवहर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। अगर शिवहर की जनसंख्या घनत्व की बात करें फ्रेंड
तो यहाँ पर 1 किलोमीटर में लगभग 1880 लोग रहते हैं, जो बिहार की जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक है फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा गोपालगंज। गोपालगंज इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर गोपालगंज के लिंगानुपात की बात करें तो गोपालगंज में 1010 लिंगानुपात है, यानी कि यहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या है वह पुरुषों से 10 अधिक है प्रति 1000 में। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 80.9% पुरुष साक्षरता दर है भारत में। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान से निम्न में से किस देश की सीमा नहीं लगती है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह जो चारों देश हैं वो चारों के चारों देशों की सीमा है वह अफगानिस्तान से लगती है फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है। दूसरा है, बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा के क्षय के दर में कमी आती है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल एक सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत में पूरा पाषाणिक औजारों की खोज की थी? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूसफुड। रॉबर्ट ब्रूसफुड ने भारत में सन 1863 में पलवावरन नामक स्थान पे सबसे पहले भारतीय पुरातात्विक कलाकृतियों की खोज की थी। वह एक ब्रिटिश के भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक खोजकर्ता थे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव द्वारा पशुपालन का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में हमें पशुपालन के साक्ष्य हैं वह प्राप्त होने लगते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरे पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिनके चारों ओर कौन सा पशु विद्यमान है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इनके जो चारों ओर जो जानवरों की जो संख्या है उसकी अगर बात करें कौन कौन से जानवर हैं तो इनके चारों ओर हाथी, चीता, गेंडा एवं भैंसा ये सारे चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक का आधार वर्ष क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 1986 से लेकर के 1987। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाहित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्न में कौन सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। इसमें अगर बात करें तो इसमें 6 प्रकार के चीज़ों को शामिल किया जाता है। पहला तो यह शामिल किया जाता है टीकाकरण को, उसके बाद शामिल किया जाता है पूरक पोषण को, उसके बाद शामिल किया जाता है स्कूल पूर्व औपचारिक शिक्षा को, उसके बाद शामिल किया जाता है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा को, स्वास्थ्य चेकअप को एवं रेफरल सेवाओं को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के शुरुआत 2 बार की गई थी? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2 बार की गई थी। पहला 1978 से लेकर के 1983 तक, दूसरी बार 1980 से लेकर के 1985 तक। तो यह 2 बार चलाई गई थी छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसको एक बार आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भागवती समिति का संबंध किससे है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी के अनुमान से। और यह जो समिति गठित की गई थी फ्रेंड वह योजना आयोग द्वारा गठित की गई थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उर्वरक उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किए हुए हैं? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा
तीसरा स्थान। अगर प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान में चीन आता है, दूसरे स्थान पे अमेरिका आता है और तीसरे स्थान में भारत आता है। अगर हम खपत की बात करें तो खपत में प्रथम स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे भारत का स्थान आता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, IMF ने SDR के मूल्यांकन में निम्न में से किस करेंसी को आधार नहीं बनाया है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूबल को उसने आधार नहीं बनाया है। उन्होंने 4 करेंसियों को आधार बनाया था। पहला जो करेंसी था वह डॉलर था, दूसरा करेंसी यूरो था, तीसरा करेंसी जो था वह पाउंड था और चौथा जो करेंसी था वह युआन था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के बीच व्युत्क्रम संबंधों को निम्न में से किस वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलिपस वक्र। फिलिपस वक्र द्वारा इसको दर्शाया जाता है फ्रेंड। अगर हम बात करें लॉरेंज वक्र के द्वारा तो इसके द्वारा आर्थिक विषमताओं को दर्शाया जाता है। अगर बात करें क्रूज नेट्स वक्र द्वारा तो इसके में प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि होती है और आय विषमताओं के बीच का जो संबंध होता है उसको इसके द्वारा दर्शाया जाता है। अगर हम बात करें लॉफर वक्र द्वारा तो इसमें कर पोषण की दर एवं राजस्व के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अनुसार निम्न में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आयकर का अंतर 40% ना होकर के आयकर का जो अंतर है फ्रेंड वह 45% है। तो ऑप्शन नंबर डी है वह सही सम्मिलित नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डन स्टेट्स प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा निर्यातकों से। जैसे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्ष तक निर्यात में अगर कोई बेहतर उपलब्धि अगर कोई प्राप्त करता है तो उनको हम लोग देते हैं गोल्डन स्टेट्स प्रमाण पत्र से उसको सम्मानित किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब प्रभाव में आया था? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जून 2000 में यह प्रभाव में आया था फ्रेंड। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कीमत स्थितीकरण कोष की स्थापना निम्न में से किसकी नगद फसलों के मूल्य को स्थिर रखने के लिए की गई है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें कई फसलों को रखा गया है, जैसे चाय आपका हो गया, कॉफ़ी आपका हो गया, रबड़ हो गया और तंबाकू हो गया। ये चारों फसलों के मूल्य को स्थिर रखने के लिए इसकी स्थापना है वह 2003 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 500 करोड़ रुपए की कीमत के साथ किया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्वतंत्र भारत की बजटीय इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण किस वित्त मंत्री द्वारा दिया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2000 को जब बजट प्रस्तुत की तो इन्होंने सबसे लंबा भाषण दिया था और यह भाषण था 2 घंटे और 41 मिनट का यह भाषण था। यह रिकॉर्ड तोड़ी थी जसवंत सिंह का, जिन्होंने 2003 में बजट में जो भाषण दिया था वह था 2 घंटे 13 मिनट का इन्होंने भाषण दिया था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत सरकार का 2021-20 बजट का जो आधार है वह कितने रुपए का है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 34,83,236 करोड़ का इनका बजट था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार जून 2020 के अंत तक विश्व में ऋणग्रस्त देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23वां स्थान है। अगर बात करें तो भारत पर कुल जून 2020 तक 554 अरब डॉलर का ऋण है और इसमें अगर स्थान की बात करें तो यह विश्व में 23वां स्थान पे है। अगर प्रथम स्थान की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पे अमेरिका आपका आता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 7 निश्चय 2.0 के लिए बिहार सरकार ने बजट 2021-20 में कितनी धनराशि का आवंटन किया है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
4,671 करोड़ का इन्होंने इसके लिए पैसे का आवंटन किया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री, राज्यपाल, संघ शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री रहते हैं तथा महान्यवादी, इस सभी का जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की अगर बात करें तो यह प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और यह 1977 से लेकर के 1977 से लेकर के 1979 तक यह प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? तो यह जो मिलकर बनती है फ्रेंड वह बनती है लोकसभा से, राज्यसभा से तथा राष्ट्रपति से। जब यह तीनों का मिलन होता है तो इसके सम्मिलित रूप को हम संसद के रूप में भी जानते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा कीमत में नियंत्रण। कीमत में नियंत्रण है वह संघ सूची में शामिल नहीं है फ्रेंड। यह जो शामिल है वह समवर्ती सूची में शामिल है। बाकी जो तीनों चीज़ें हैं जैसे डाकघर, बचत बैंक, कृषि आय से भिन्न पर आयकर एवं नागरिकता है वह केंद्र सूची में शामिल है, यानी कि यह संघ सूची में शामिल है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत सरकार के निम्नलिखित पदाधिकारियों का सही वरीयता क्रम कौन सा है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद वित्त मंत्री। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है? तो यह जो अधिकार दिया गया था फ्रेंड वह 24वें संविधान संशोधन द्वारा यह अधिकार दिया गया था, जिसके अनुसार यह कहा गया था कि वह चाहे मूल अधिकार ही क्यों न हो उसमें भी यह संशोधन कर सकता है। इससे पहले मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं था। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड वह यह कह रहा है कि निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, अगर देखना चाहें तो राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा अनुच्छेद 74 में। तो यह तो बिल्कुल बात सही है। राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, यह अनुच्छेद 78 में। राज्यपाल की सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा अनुच्छेद 164 में। राज्यपाल की जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा अनुच्छेद 167 में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर निकल कर आ जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री एवं उनके विभाग का सही मिलान करना है। तो इसका अगर हम मिलान करें फ्रेंड तो सरदार पटेल को हम देखें तो उनको गृह मंत्रालय दिया गया था, गृह एवं सूचना प्रसारण विभाग उनको दिया गया था। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें फ्रेंड तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। तो इसको आप लोग यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। सरदार पटेल को आप गृह मंत्रालय से मिलान कर दीजिए। जगजीवन राम की अगर बात करें तो जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया था एवं लियाकत अली खां की अगर बात करें तो इनको वित्त मंत्रालय दिया गया था। तो इस प्रकार से अगर आप मिलान करते हैं तो आपका उत्तर है वह सही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होता है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर ऑप्शन नंबर ई इसका सही अधिकार क्यों है। तो इसका जो यह है फ्रेंड कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यह तो मिलता ही है, साथ में अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्धि का जो अधिकार है यह दोनों अधिकार है वह विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद के किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो जो इसका सही उत्तर होता है फ्रेंड वह होता है
सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत से वित्तीय आपातकाल को घोषित किया जा सकता है, जिसमें अगर आप उपस्थित सदस्यों का 1/2 से अगर अधिक सदस्य इसकी मंजूरी दे देते हैं तो यह विधेयक पास माना जाता है सामान्य विधेयक के अनुसार। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारत में संचित निधि पर भारतीय व्यय निम्न में कौन नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय एवं न्यायाधीशों का जो वेतन भत्ता है वह भारत के संचित निधि से नहीं दिया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में दी जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1833 के चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश कंपनियों को जो व्यापारिक निकाय के रूप में जो जितनी भी गतिविधियां थी उसको समाप्त कर दिया गया था, और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का केवल और केवल एक काम रह गया था, और केवल शासन करना। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 2005 में। 2005 में इसकी गठन प्रधानमंत्री वीरप्पा मोइली के अध्यक्षता में किया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी किशन रेड्डी को इन्होंने दिया है, जबकि यह गलत है फ्रेंड, क्योंकि सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं वह आपके अनुराग ठाकुर हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी विकसित करने में राज्यों का किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी विकसित करने में पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, 2021-20 के खरीफ फसलों में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या स्थापित किया गया है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 1940 रुपये। 1940 रुपये इसमें आपको स्थापित किया गया है MSP। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2021 में निम्न में किन दो देशों के बीच में स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन। ऑस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन के बीच में यह जून 2021 को यह बैठक हुआ था, जिसमें दोनों के बीच में स्वतंत्र व्यापार समझौते के लेकर के हस्ताक्षर हुए। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2020 का ताज किसे प्रदान किया गया? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा एंड्रिया मोजा। एंड्रिया मोजा को यह ताज दिया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ टू एडवाइज ए क्लाइमेट डिजास्टर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बिल गेट्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2021 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें भारत के अगर स्थान की बात करें तो भारत का स्थान 142वां है, जो बिल्कुल सत्य है। अगर प्रथम स्थान की बात करें तो नॉर्वे, यह भी बिल्कुल सत्य है। अंतिम स्थान पे यहाँ पर चीन को बताया जा रहा है, जबकि यह गलत है फ्रेंड। चीन अंतिम स्थान पे नहीं है, बल्कि अंतिम स्थान पे आपका इरिट्रिया आपके अंतिम स्थान पे है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर डी को अगर चेक करें तो यहाँ पर कह रहा है कि इसका प्रकाशन है वह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा किया जाता है, तो यह भी सही है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयन द्वारा घोषित दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं वह सभी सही सम्मिलित हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो वरुण नौसैनिक अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है फ्रेंड वह मनाया जाता है आपका 21 मार्च। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया फ्रेंड वह नियुक्त किया गया है हर्ष चौहान को। हर्ष चौहान को अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
अगर हम बात करें विजय संपाला को, तो विजय संपाला को अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर बात करें विजय राघवन की, तो इनको प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 के विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा एलिस वर्टी। एलिस वर्टी ने इस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब जीता था फ्रेंड। और यह किसको हरा करके जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया के कैरोलिना प्लिस्कोवा को हरा करके इन्होंने जीता था यह पुरस्कार। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में पदक श्रृंखला में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 48वां स्थान। भारत ने इसमें 48वां स्थान प्राप्त किया था। अगर भारत की पदक की बात करें तो भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता, 2 रजत पदक जीता और 4 कांस्य पदक जीता। इसके साथ भारत ने कुल अगर बात करें तो भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 यानी कि कुल 7 पदक भारत ने इस ओलंपिक में जीता था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के पुरुष वर्ग ने किस टीम को हरा करके कांस्य पदक जीता? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी को भारतीय हॉकी टीम ने 5-4 से हरा करके कांस्य पदक जीता था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, USA यूरो कप 2020 के विजेता कौन है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा इटली। अगर उप विजेता की बात करें तो उप विजेता यहाँ पर इंग्लैंड रहा था और आयोजन जो स्थल था वह लंदन था फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 112 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला था। यह कथन है वह गलत है फ्रेंड, क्योंकि पद्म पुरस्कार की जो घोषणा की गई थी वह 112 नहीं बल्कि 119 लोगों के लिए की गई थी, जिसमें 7 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण तथा पद्म श्री 102 लोगों को दिया गया था। जिसमें अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की संख्या 29 तथा विदेशियों की संख्या 10 थी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई थी? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की थी। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल में किस राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के कार्य दिवस को 100 दिन से बढ़ा करके 150 दिन कर दिया गया? तो यह जो कार्य किया गया था फ्रेंड वह किया गया था उत्तराखंड सरकार द्वारा। उत्तराखंड सरकार ने मनरेगा के तहत अब न 100 दिन केवल रोजगार नहीं देगी बल्कि वह 150 दिन तक रोजगार देगी। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार ने वर्ष 2021-20 में शिक्षा पर कितना बजट आवंटित किया है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 38,035,94 करोड़। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ फरवरी 2021 में व्यापार, आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता किया? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस के साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता किया था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोप 26 का आयोजन नवंबर 2021 में कहाँ होगा? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इसका आयोजन किया जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए इसका मेजबानी कौन कर रहा है, तो इसका मेजबानी आप लोगों का ब्रिटेन कर रहा है, कोपेक 26 का। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अप्रैल 2021 में संजय चक्रवर्ती का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो उनका जो संबंध था वह निशानेबाजी से था और उनको अगर बात करें तो उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो इसलिए संजय चक्रवर्ती का जो निधन है वह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, धावक मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का उपनाम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह जो प्रस्तुत किया गया था फ्रेंड वह अयूब खान द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
जब यह पाकिस्तान में आयोजित एक दौड़ में इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके लेकर के जो पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति थे आयूब खान, उन्होंने इनको फ्लाइंग सिख के नाम से इनको सम्मानित किया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैले बैग की शुरुआत किस नगर निगम द्वारा किया गया था? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा लखनऊ नगर निगम द्वारा यह प्रयास किया गया। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा जमुई। जमुई जिले में यह इस महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का आयोजन किया गया फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिले में वनावरण सबसे अधिक वृद्धि हुई है? यहाँ पर वृद्धि की बात कर रहा है, तो वृद्धि में आपका बांका हो जाएगा। और बांका में अगर बात करें तो सबसे अधिक वृद्धि हुई है, और सबसे अगर कम वृद्धि की बात की जाए तो सबसे कम वृद्धि आपकी रोहतास में दर्ज की गई है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है, हाल में किस देश ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की थी? तो यह जो घोषणा की थी फ्रेंड वह किया था श्रीलंका द्वारा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम क्या है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा मेल्फवार 400। मेल्फवार 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जहाज है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी मैदान पटना में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुत झांकियों में प्रथम पुरस्कार किसको मिला था? तो यह जो मिला था वह मिला था बिहार शिक्षा परियोजना को। बिहार शिक्षा परियोजना ने इसमें प्रथम स्थान जीता था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो यह जो मंडल की अगर बात करें फ्रेंड तो यह जो है वह तृतीय मंडल में यह वर्णित है। और अगर बात करें तो तृतीय मंडल में कुल कितने सूक्त हैं? तो 12 सूक्त हैं जो इंद्रदेव एवं अग्निदेव को समर्पित हैं। अगर कुल मंडलों की अगर हम बात करें ऋग्वेद में तो कुल 10 मंडल हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है तो विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचयिता माने जाते हैं, और यह मुख्य रूप से सूर्य देवता को संबोधित है। तो चलिए अगले प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो प्रथम जैन संगीति की अगर बात करें तो यह जो आयोजन किया गया था फ्रेंड वह पाटलिपुत्र में किया गया था। पाटलिपुत्र में सन 300 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया था, जिसकी अगर हम बात करें तो जिसमें पहली बार स्वयंवर और दिगंबर के रूप में जैन धर्म का विभाजन हो गया था। तो ये 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिणी भारत में स्थित है जिसकी राजधानी थी? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पोतन। पोतन इसका सही राजधानी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनौज को लेकर के हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा चालुक्य। अगर हम बात करें तो इनमें 3 लोग शामिल थे, पाल, राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार। तो इसमें चालुक्य था वह कहीं से भी शामिल नहीं हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का भारत में प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो मोहम्मद गोरी ने सन 1175 में भारत पर प्रथम आक्रमण किया था, और यह जो आक्रमण था उसके बाद उन्होंने सन 1978 में गुजरात के विरुद्ध उसने आक्रमण किया था, जिसमें उसको पहली बार भारत में पहली बार मोहम्मद गोरी को 1978 में जब गुजरात का जो उसका आक्रमण था उसमें पहली बार उसको हार का सामना करना पड़ा था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था सैफुद्दीन कैमर्स। सैफुद्दीन कैमर्स की अगर बात करें तो वह सन 1990 ईस्वी में गद्दी में बैठा था, और वह 3 माह पश्चात उसको बंदी बना करके उसका हत्या कर दिया था जलालुद्दीन खिलजी ने, और वह वहाँ की सुल्तान बन करके खिलजी वंश का नींव रखा था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है? तो यह जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। अगर बात करें तो यह वस्तु से ना छोटा बनता है या बल्कि यह वस्तु के समान बनता है, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है सूर्य के उगने से पहले तथा सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का क्या कारण है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के विवर्तन का मतलब यह होता है कि जब प्रकाश किसी कण पे पड़ता है तो वह प्रकाश के चारों तरफ फैला देती है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन करते हैं और इसी के कारण जब सूर्य डूब भी जाता है उसके कुछ समय बाद तक हमें सूर्य का प्रकाश आकाश में देखने को मिलते रहता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित कथन की सत्यता की जांच करें। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले 4 डिग्री तक इसका घनत्व बढ़ेगा, उसके बाद इसका घनत्व कमने लगता है, क्योंकि आपको पता है 4 डिग्री पर सबसे अधिक घनत्व होता है एवं सबसे कम आयतन होता है, और उसके बाद इसका घनत्व क्या होते जाएगा, घटने लगेगा। अगला प्रश्न है निम्न में किसके ऋणात्मक आवेश होते हैं। ऋणात्मक आवेश की अगर बात करें तो बीटा कणों में ऋणात्मक आवेश होता है, और अगर इस पर हम बात करें कि बीटा कणों पर कितने चार्ज होते हैं तो 3.1 गुने 10 के पावर -19 कूलम चार्ज होता है। अगर अल्फा कणों पर हम चार्ज की बात करें तो यहाँ पर माइनस लगा देना होगा, तो हम माइनस हो जाएगा तो बीटा कण, अगर प्लस लगा देंगे तो अल्फा कण। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो पेंडुलम घड़ी कब तीव्र गति से चलेगी, तो यह चलेगी आपकी शीत ऋतु में। शीत ऋतु में इसलिए तेज गति से चलती है फ्रेंड क्योंकि पेंडुलम की जो लंबाई है वह छोटी हो जाती है, और आपको पता है जैसे जैसे पेंडुलम छोटा होगा उसकी जो गति है वह तीव्र हो जाएगी, जैसे जैसे वह लंबा होगा उसकी गति धीमी हो जाएगी। इसी कारण से गर्मियों में पेंडुलम वाले घड़ी वह सुस्त हो जाते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का यह मात्रक है फ्रेंड। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। वायु में नमी की मात्रा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम वायु में सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं। वहीं पर अगर हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर से हम किसी भी द्रव्य का अपेक्षित घनत्व को नापते हैं। तो हाइग्रो की जहां पर बात करें तो आर्द्रता, अगर हाइड्रो की बात करें तो वहां पे घनत्व की हम बात करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का भार होता है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम। ध्रुवों पर इसलिए अधिकतम होता है फ्रेंड क्योंकि आपको पता है ध्रुव पर जी का मान है वह सबसे अधिक होता है। अगर सबसे कम जी का मान करें तो सबसे कम जी का मान जो होता है वह विषुवत रेखा पर होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्पादक। उत्पादक है वह जैविक और अजैविक घटकों के बीच एक बिचौलिए की तरह कार्य करता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस युग में आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा Na+O पर निगेटिव 2 चार्ज। जैसे देखिए आपको पता होगा कि आपका सोडियम का जो परमाणु संख्या जो होता है फ्रेंड वह होता है 11। अगर सोडियम से अगर हम प्लस अगर है तो यहाँ पर से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसका जो परमाणु संख्या हो जाएगा वह 10 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ देंगे तो दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जब दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है तब हम इसे सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गर्म खून वाले जानवर में क्या होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा शरीर का तापमान हमेशा स्थिर रहता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है
वह यह है, निम्नलिखित में कौन संयोजी उत्तक नहीं है। निम्नलिखित में कौन संयोजी उत्तक नहीं है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा त्वचा। त्वचा एक संयोजी उत्तक नहीं है फ्रेंड। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर त्वचा तथा फेफड़ों से सांस लेता है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा मेढक। मेढक है वह त्वचा से भी सांस लेता है, साथ में साथ वह गलफड़े से भी सांस ले सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के अस्थायी दांत सेट में रदनक की कुल संख्या कितनी होती है। तो इसकी जो संख्या होती है फ्रेंड वह होती है 4। अगर हम दांतों की टाइप की बात करें तो दांत 4 टाइप के होते हैं। एक होता है कदरनक, एक होता है रदनक, एक होता है अग्रचवर्णक, एक होता है चवर्णक। तो अगर कतरनक की बात करें तो कतरनक में 8 दांत होते हैं, रदनक में आपके 4 दांत होते हैं, एवं अग्रचवर्णक एवं चवर्णक मिला करके यहाँ पर दांतों की संख्या जो होती है वह होती है 12। तो इस प्रकार से दांतों के 4 टाइप होते हैं और उनकी संख्या को भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 1.65 गुने 10 के पावर -28 kg। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में शुद्धतम सोने की मात्रा क्या होती है। तो इसका निकालने का सिंपल सा मात्रक है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और 18 कैरेट को आपको निकालना है। तो इसका परसेंटेज निकाल दीजिए। परसेंटेज निकालिएगा तो आपका 75% निकल कर आ जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वेत रक्त कणिकाओं को इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है और यह एक कैंसर का प्रकार है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवक का डैश होता है। तो इसका क्या होता है, तो इसका जल अपघटन होता है, इसलिए यह माना जाता है कि यह एक जलीय अम्लीय घोल है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हरा पड़ जाता है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया के कारण पीतल का जो रंग है वह हरा पड़ जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में शेष प्रकार के अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन होता है। तो आपको पता है सबसे जो शुद्ध कोयला होता है वह एंथ्रासाइड होता है और इसमें सबसे अधिक कार्बन का प्रतिशत पाया जाता है। अगर कोयले की प्रकार की बात करें तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइड में अगर कोयले की प्रतिशत की बात करें तो इसमें आपको 85% से अधिक कोयले देखने को मिल जाएंगे। बिटुमिनस की अगर बात करें तो बिटुमिनस में आपको 45 से 85% तक आपको कोयले का प्रतिशत देखने को मिलेगा। अगर लिग्नाइट की बात करें तो 23 से लेकर के आपको 35% तक कोयले का प्रतिशत देखने को मिल जाएगा। अगर पीट कोयले की बात करें तो यह लगभग आपको 50 से 60% इसमें आपको कोयले का प्रतिशत देखने को मिल सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, प्रतिजीन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उत्पादित करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग प्रशिक्षण के लिए नहीं किया जाता है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का हम लोग किसी प्रकार के प्रशिक्षण के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। अगर बेंजोइक अम्ल की बात करें तो बेंजोइक अम्ल का हम लोग भोजन के परिरक्षण के लिए प्रयोग करते हैं। उसके साथ अगर सोडियम बेंजोएट की बात करें तो इसका भी हम किसी भी प्रकार के भोजन के प्रतिरक्षण के लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। फॉर्मिक अम्ल की बात करें तो यह लाल चींटी से प्राप्त होता है और इसको हम फलों के रस के प्रशिक्षण के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पोटेशियम क्लोराइड है इसका हम किसी भी प्रकार के परिरक्षण यानी कि किसी चीज़ की सुरक्षा के लिए नहीं हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो रेडियो एक्टिव तत्व अगर नहीं की बात करें तो जर्कोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, बाकी जो सारे तत्व हैं वह एक रेडियो एक्टिव तत्व हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सेल्यूलोज की मदद से होता है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा रेयॉन। रेयॉन का जो निर्माण है वह सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को हम लोग रेयॉन कहते हैं। और रेयॉन है वह रासायनिक दृष्टि से सूत के समान ही होता है और इसका जो मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है वह कपड़ा बनाने के लिए, कालीन बनाने के लिए, कहीं कहीं पे आपको चिकित्सा के क्षेत्र में भी जाली एवं पट्टियों बनाने के लिए इसका मुख्य रूप से हम लोग उपयोग करते हैं। आप लोग कभी देखते होंगे हाथ पर जो आपका बैंडेज लगता होगा वह मुख्य रूप से रेयॉन का ही बना होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में कौन रक्त कैल्शियम एवं फास्फोरेट के विनिमय करता है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा पैराथायराइड। पैराथायराइड इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सीजियम। सीजियम इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगर सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व की बात करें तो इसमें सीजियम का पहले स्थान पर आता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हाइड्रोजन की जो खोज है वह आपको किया गया था हेनरी कैवेंडिश द्वारा। हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज किया था तथा अगर हम नामकरण की बात करें तो नामकरण इसका लेवोर्जियस ने इसका नामकरण किया था हाइड्रोजन का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका सबसे जो मौलिक अभिलक्षण है वह है इसका परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक पर जो आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था वह किया गया था मोसले द्वारा और अभी सबसे आधुनिक आवर्त सारणी वही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक न्यूट्रॉन उर्वरक नहीं है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा सुपर फास्फेट ऑफ लाइम एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं है। तो हमने यहाँ पर कुल मिलाकर 150 प्रश्नों को देखा और यह मेरा वीडियो इसलिए लेट हो गया था। हालांकि मैं इस वीडियो को रात में ही बना दिया था फ्रेंड, लेकिन कुछ कारणवश कुछ प्रश्न छूट गए थे जिसके कारण मैंने उस प्रश्नों को अभी वीडियो बनाया है और आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। तो इसका टेस्ट नंबर 4 का भी हम आप लोग को वीडियो ला कर देंगे और इसका टेस्ट सीरीज का PDF हमारे यूट्यूब चैनल से जाकर के जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।